friends, welcome to Education Shelf Live. I'm Dr. Riddhi Agrawal and I'm here with the next part of Unit 2 of 11th Chemistry. तो आज हम जो है एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कि जो हमारा बोर्स मॉडल ऑफ एटम है वो किस तरह से लाइन स्पेक्ट्रा जो है हमारे हाइड्रोजन का उसको एक्सप्लेन करता है। दूसरी तरफ जो बोर्स मॉडल है उसके क्या क्या लिमिटेशंस हैं। ठीक है, पिछले वाले लेक्चर में हमने बोर्स मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ा था। मैं होप करती हूँ कि आपको वो वाला लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा उसको देखो और फिर आज का लेक्चर पढ़ना। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। तो सबसे पहली चीज है एक्सप्लेनेशन ऑफ द लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। तो लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन भी हम पढ़ चुके हैं कि कैसे बनता है। तो उसमें हमने देखा था अलग अलग लाइंस होती हैं उसमें, लाइमन, पार्शन, बाल्मर, पीफर्न, बहुत सारी लाइंस थी उसमें। अब जो लाइन स्पेक्ट्रम है उसे हम बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो है उसे यूज करके क्वांटिटेटिव तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो रेडिएशन दैट इज एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इफ द इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम द ऑर्बिट ऑफ स्मॉलर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टू द ऑर्बिट ऑफ हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब हमें ये पता है कि अगर छोटे वाले क्वांटम नंबर से, जैसे सपोज करो 1 से, एक एटम या एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक हायर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे जा रहा है, 2 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है, 4 पे जा रहा है, किसी पे भी जा रहा है, तो वो रेडिएशन या एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाएगा। लेकिन अगर वो 2, 3, 4 से 1 पे आ रहा है या 4 से 2 पे आ रहा है, मतलब बड़े से छोटे पे आ रहा है, तो उसमें से रेडिएशन जो है वो एमिट होगा। ओके, सो द एनर्जी गैप बिटवीन द टू ऑर्बिट्स इज गिवन बाय द इक्वेशन दिस, दैट इज E2 माइनस E1 या फिर E फाइनल माइनस EI। ओके, तो E फाइनल मतलब एनर्जी फाइनल जो एनर्जी थी वो, और इनिशियल एनर्जी क्या थी वो, तो उससे हम जो है देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम दो ऑर्बिट्स के बीच में एनर्जी गैप निकाल सकते। अब जो हमने ये वाली इक्वेशन पढ़ी ये, और एक और इक्वेशन जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाई थी, दैट इज En इज इक्वल्स टू माइनस RH 1/n स्क्वायर, जो कि बाल्मर सीरीज वाली थी। अगर इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा E इज इक्वल्स टू माइनस RH अपॉन NF स्क्वायर माइनस फिर माइनस RH अपॉन NI का स्क्वायर। ठीक है, जहां पे NI और NF हमें पता चल गया क्या है, इनिशियल ऑर्बिट हो गई NI तो, और ये फाइनल ऑर्बिट हो गई। ओके, सो डेल्टा E क्या हो जाएगा हमारा, RH हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि कॉमन है, और 1/NI स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस से होगा तो इसलिए NI पहले आएगा और NF बाद में आ जाएगा। यानी कि, और हमारा RH हमें पता है कि क्या है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। तो ये वाली हमारी इक्वेशन बन के आ जाएगी, डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू, या तो ऐसे लिख दो, या फिर डेल्टा E विल बी इक्वल्स टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और फिर ब्रैकेट में ये वाला हमारा फॉर्मूला। नाउ अब जो फ्रीक्वेंसी होगी इससे एसोसिएटेड विद द एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ द फोटोन, उसको हम कैसे निकालेंगे। सो फ्रीक्वेंसी हमारी निकल के आएगी डेल्टा E अपॉन H। ओके, यानी कि RH अपॉन प्लैंक्स कांस्टेंट और फिर हमारा ये वाला पार्ट 1/NI स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, हम H की वैल्यू डाल देंगे 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और RH की वैल्यू हमारी ये, तो हमारा जो फाइनल आंसर है हमारी फ्रीक्वेंसी का वो क्या आ जाएगा, 3.29 इंटू 10⁻15 और फिर 1/NI स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर हर्ट्स। तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम वेव नंबर देखेंगे तो वेव नंबर हमारा क्या होता है, फ्रीक्वेंसी अपॉन C, यानी कि RH अपॉन HC। तो हम इसमें C की वैल्यू भी डाल देंगे, तो RH/H की वैल्यू तो हमारे पास आ गई ये वाली 3.29 इंटू 10⁻15, तो 3.29 इंटू 10⁻15 अपॉन C क्या है हमारा, 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू आएगी हमारी वेव नंबर की, वो क्या आ जाएगी, 1.09677 इंटू 10⁻7 और फिर से वही 1/NI स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर पर मीटर। आ गया समझ में। तो एक बार फिर से मैं इन तीनों की वैल्यूज लिख दे रही हूँ एक फ्रेश पेज पे, तो उसे आप आराम से याद रख सकते। ओके, सो जो हमारा डेल्टा E है, यानी कि जो एनर्जी गैप रहेगा हमारा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स 1/NI स्क्वायर माइनस 1/NF स्क्वायर।
फिर जो हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी वो कितनी रहेगी 3.29 इंटू 10⁻15 1/ni² माइनस 1/nf² हर्ट्स। और जो हमारा वेव नंबर रहेगा वो रहेगा 1.09677 इंटू 10⁻7 1/ni² माइनस 1/nf² per meter। हो गया क्लियर? So in case of absorption spectrum, NF will be greater than NI and the term in the parenthesis is positive and energy is absorbed। अब क्या होगा absorption spectrum के केस में जो हमारा NF होगा वो ज्यादा बड़ा होगा NI से, तो इसलिए जो टर्म होगी हमारी पैरेंथेसिस में मतलब कि जो ब्रैकेट में होगी ये पॉजिटिव हो जाएगी और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। दूसरी तरफ एमिशन स्पेक्ट्रम में हमारा NI जो है वो बड़ा होगा NF से, ओके, तो डेल्टा E जो है हमारा वो नेगेटिव हो जाएगा और एनर्जी रिलीज होगी। नाउ ईच स्पेक्ट्रल लाइन वेदर इन एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम कैन बी एसोसिएटेड टू द पर्टिकुलर ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम। अब हर एक स्पेक्ट्रल लाइन चाहे वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आ रही हो चाहे वो एमिशन स्पेक्ट्रम में आ रही हो उसको हम हाइड्रोजन एटम के एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन से इन्वॉल्व कर सकते हैं, एसोसिएट कर सकते हैं। In case of large number of hydrogen atoms, different possible transition can be observed and thus leading to large number of spectral lines। अब क्या होगा अगर बहुत सारे हाइड्रोजन एटम्स हैं हमारे पास तो हमारे पास बहुत सारे पॉसिबल ट्रांजिशंस आएंगे, तो इसकी वजह से बहुत सारी हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस भी आएंगी। Now the brightness or intensity of spectral lines depends upon the number of photons of same wavelength or frequency absorbed or emitted। तो हमने लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा था। सो जो ब्राइटनेस है इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रल लाइन की वो किस पे डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ सेम वेवलेंथ। ऐसे नंबर ऑफ फोटॉन्स, इतने फोटॉन्स जिनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम हो, चाहे वो एब्जॉर्ब हो रहे हो चाहे एमिट हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ओके, अब हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। So Bohr's model of hydrogen atom was no doubt an improvement over Rutherford's nuclear model, as it could account for the stability and line spectra of hydrogen atom and also for hydrogen-like ions like He+, Li2+, Be3+ and so on। तो ये था कि बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो रदरफोर्ड का जो मॉडल आया था उससे काफी अच्छा था, एक इम्प्रूवमेंट था नो डाउट, क्योंकि इसने जो है हमारे हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रा भी समझाया हमें, हाइड्रोजन एटम की स्टेबिलिटी भी बताई, इवन जो हाइड्रोजन लाइक आयंस थे हमारे यानी कि जैसे He+ है, Li2+ है, Be3+ है, इन सब की स्टेबिलिटी भी उसने एक्सप्लेन की। लेकिन बोर्स मॉडल जो है वो बहुत ही सिंपल था, जिसकी वजह से उसने कुछ ऐसी चीजें थी जिसे इग्नोर कर दिया। कौन सी चीजें थी वो? पहली, इट फेल्स टू अकाउंट फॉर द फाइनर डिटेल्स ऑफ द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व्ड बाय यूजिंग सोफिस्टिकेटेड स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो हुआ क्या, कुछ फाइन डिटेल्स थी जैसे डबलेट। डबलेट क्या होता है? टू क्लोजली स्पेस्ड लाइंस होती है, तो हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम में वो भी ऑब्जर्व की गई स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स से, लेकिन उस चीज के बारे में बोर्स मॉडल ने कुछ नहीं बताया। दिस मॉडल इज ऑल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स अदर देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के अलावा किसी और एटम का जो हमारा स्पेक्ट्रम है उसे ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे हीलियम एटम है, क्योंकि उसमें तो दो ही है हीलियम एटम में, उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये हीलियम आयन का एक्सप्लेन कर पाया, क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोजन जैसा था, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था। ऐसे Li2+ जो था उसमें भी एक ही इलेक्ट्रॉन था, लेकिन बाकी एटम्स को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। दूसरी तरफ बोर्स थ्योरी वाज आल्सो अनेबल टू एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और एन इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरी तरफ बोर्स थ्योरी ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है या मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होती है तो उसमें हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट हो जाती हैं, जिसको हम ज़ीमैन इफेक्ट बोलते हैं, तो उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जब होती है तो हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो स्प्लिट हो जाती हैं, जिसे हम स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, तो उसे भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एबिलिटी ऑफ एटम्स टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स बाय केमिकल बॉन्ड्स। ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि एटम्स जो हैं वो किस तरह से केमिकल बॉन्ड्स में मिलके और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। ओके, सो ये सब चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इसी की वजह से हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल जो है एटम का वो लेके आना पड़ा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि आखिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल
लाने के लिए हमने क्या क्या डेवलपमेंट किए, जिसमें हमारा डुअल बिहेवियर आता है मैटर का, और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करें। ओके, सो गाइज, अगर आप चाहते हो कि आप लोग और भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, एमसीक्यू सॉल्व करो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो एक साइट है जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक, उस पर आप विजिट कर सकते हो। वहां पे एक फ्री टेस्ट है, उसे प्लीज प्लीज मैं आपसे कह रही हूँ, उसे जरूर देना अपने टेस्ट को, और वो फ्री है एकदम, उसे दे सकते हो आप। और उसके नंबर जो हैं आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, तो जो भी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपने नंबर्स बताएंगे उनका नाम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मेंशन किया जाएगा। ओके, इसके अलावा आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आप वहां से वो भी परचेज कर सकते हैं। ठीक है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो उसे जरूर चेकआउट करना है। सो गाइज, मैं होप करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा या अपलोड होगा। आप लोग ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ग्रेडअप, व्हाट्सएप, इन सब जगह मुझे ज्वाइन कर सकते हो। इन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।